हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्राइम प्रैप योर स्टडी पार्टनर फॉर इग्नू एग्जाम्स। आज हम इस वीडियो में इग्नू के MPSA 6 विच इज़ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस। नेगेटिव और पॉजिटिव पीस क्या है? इंट्रोडक्शन से समझते हैं कि पीस क्या है। पीस एक सेंट्रल कंसेप्ट है हमारा, जो कि हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन के लिए और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए पढ़ते हैं। इसका मतलब है पीस का मतलब है यानी कि शांति। इंटरनेशनल रिलेशन एक सेंट्रल आइडिया है। पहले पीस को सिर्फ नो वॉर यानी युद्ध ना होने की स्थिति के रूप में समझा जाता था, लेकिन जो हमारे जॉन गुल्टंग है उन्होंने 1969 में कहा कि ये एक नया उन्होंने ये हमें एक न्यू विजन दिया, पीस का एक न्यू विजन दिया। उन्होंने कहा कि पीस सिर्फ युद्ध का ना होना नहीं है, मतलब कि नो वॉर होना नहीं है, बल्कि समाज में इनजस्टिस, इनइक्वालिटी और ऑपरेशन का खात्मा भी ज़रूरी है, मतलब उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। ये जो हमारी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो इनजस्टिस हो, इनइक्वालिटी हो या ऑपरेशन हो, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़ाई ना हो, सिर्फ वॉर ना हो। इस बेस पर उन्होंने दो टाइप्स के पीस बताए। फर्स्ट इज आर नेगेटिव पीस एंड सेकेंड इज आर पॉजिटिव पीस। कंसेप्शंस ऑफ पीस की अगर हम बात करें तो कुछ और स्कॉलर्स ने भी पीस को डिफाइन किया है, जैसे कि हमारे कैनेथ बोल्डिंग। 1978 इन्होंने कहा कि पीस एक ऐसे स्टेबल कंडीशन है जहाँ पे वॉयलेंस का चांस इतना कम होता है कि कोई उसके बारे में सोचता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ब्रूटोस घाली है 1992 में UN एजेंडा फॉर पीस में इन्होंने कहा, मतलब लिखा गया उसमें कि पीस सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का ना होना नहीं है, बल्कि जस्टिस, इक्वालिटी और वेल बीइंग की प्रेजेंस होना भी है। यही थॉट बाद में गुल्टन के कंसेप्ट का बेस बना, जो कि था हमारा नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव पीस। इसके बाद हम आते हैं नेगेटिव पीस पे। नेगेटिव पीस क्या है? जॉन गुल्टन के अकॉर्डिंग नेगेटिव पीस का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, जैसे वॉर या डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन इसमें अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व नहीं होती। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें, जब लड़ाई रुक जाती है लेकिन उसके पीछे के असली कारण जैसे इनइक्वालिटी हो गई, डिस्क्रिमिनेशन हो गया या एक्सप्लॉयटेशन जैसे इश्यूज एग्जिस्ट नहीं करते, तो वो होता है नेगेटिव पीस। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इट रेफर्स टू अ कंडीशन वेयर वॉर, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स और फिजिकल वायलेंस हैज स्टॉप्ड, but the roots of hostility like inequality, discrimination and exploitation remain intact. इसके फीचर्स पे आते हैं। इसके फीचर्स कहते हैं कि absence of direct violence, यानी कि डायरेक्ट वायलेंस या वॉर का absence होता है, मतलब होती ही नहीं है। does not guarantee justice और equality, जस्टिस और इक्वालिटी का ये अश्योरेंस नहीं होता। ये पीस ज़्यादातर सीज फायर ट्रीटीज़ या मिलिट्री पावर से मेंटेन होती है। इसी तरह की पीस अनस्टेबल और टेम्परेरी होती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कोल्ड वॉर 1945 टू 1991 में जो हमारी कोल्ड वॉर हुई थी USA और USSR के बीच, वो डायरेक्ट वॉर नहीं थी, पर हॉस्टिलिटी और आर्म रेसेस जारी रही थी उस टाइम पे भी। अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर एग्रीमेंट्स की, इसमें बोला है कि फाइटिंग रुक जाती है, लेकिन कश्मीर जैसे कोर इश्यूज अभी भी हम देखें तो वो अनरिजॉल्व ही हैं। तो समझ गए होंगे आप नेगेटिव पीस में। इसमें है कि नेगेटिव पीस में साइलेंस तो है पर सॉल्यूशन नहीं है। अब हम आते हैं पॉजिटिव पीस पे। पॉजिटिव पीस क्या है? अब पॉजिटिव पीस की अगर हम बात करें, ये कंसेप्ट ज़्यादा डीप और मीनिंगफुल है। जॉन गुल्टन बोलते हैं पॉजिटिव पीस के बारे में कि पॉजिटिव पीस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जहाँ वायलेंस नहीं होती बल्कि सोशल जस्टिस, इक्वालिटी और डेवलपमेंट होता है। मतलब सिर्फ वॉर का ना होना नहीं, बल्कि असली कंडीशन जहाँ लोगों को इक्वल राइट्स, फ्रीडम और डिग्निटी मिले।
अगर हम इसकी मेन फीचर्स की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, इसकी इन सब की प्रेजेंस होती है। ठीक है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पीस रहता है, ह्यूमन राइट्स ऑफ डेमोक्रेसी का प्रमोशन होता है इसमें, और ये रिलेशनशिप में क्या करते हैं, रिलेशनशिप में ट्रस्ट और कोऑपरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और विकास करते हैं इसमें। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारा पोस्ट अपार्थाइड साउथ अफ्रीका, जो कि हमारा हुआ था 1994 के बाद। ये जो वायलेंस हमारा ख़त्म नहीं हुआ बल्कि रेशियल इक्वालिटी और डेमोक्रेसी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई थी। नॉर्डिक कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, वेलफेयर और इक्वालिटी बेस्ड सिस्टम ने उन्हें पीसफुल और जस्ट सोसाइटीज़ बनाया। ठीक है, जस्ट सोसाइटीज़ बनाया। अगर हम बात करें गांधीयन आइडिया ऑफ पीस की, तो गांधी जी पीस को लिंक करते हैं नॉन वायलेंस के साथ, अहिंसा के साथ, ट्रुथ के साथ और जस्टिस के साथ। इसका मतलब है कि गांधी जी के अकॉर्डिंग ट्रू पीस तब होती है जब ट्रुथ, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा और जस्टिस एक साथ हों। अगर हम इसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपना आंसर और अच्छा बनाने के लिए कि जो फ्रांसिस फुकुयामा थे उन्होंने लिंक किया था पीस को डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और लिबरल इंस्टीट्यूशन। अमर्त्य सेन आर्ग्यू करते हैं कि डेवलपमेंट और रिमूवल ऑफ पॉवर्टी इसलिए ज़रूरी है, आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग पीस एंड बिल्डिंग पॉजिटिव पीस, कि ये सारी इन चीज़ों का रिमूवल होना चाहिए, पॉवर्टी का और इन सब चीज़ों का, तब जाके हमारे यहाँ पे पॉजिटिव पीस आएगी। यूनेस्को ने भी ये स्टेटमेंट दी थी, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में ये लिखा हुआ है कि द डिस्टिंग्विश बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव पीस शोज दैट पीस कैन नॉट बी रिड्यूस टू द अब्सेंस ऑफ वॉर अलोन। ये कह रहे हैं कि इनको अलग करने से या फिर इसको रिड्यूस करने से हम ये नहीं कह सकते कि जो पीस है वो अकेला ही हमारी। अब आते हैं हम अपने कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कंक्लूड करूँगी कि जो नेगेटिव पीस है उसका मतलब होता है वॉर नहीं होती पर इनजस्टिस अभी भी है, और पॉजिटिव पीस का मतलब है कि वॉर भी नहीं है और जस्टिस भी है। यही डिफरेंस पीस को सुपरफिशियल लेवल से एक डीपर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तक ले जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब सम ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर ईदर फाइटिंग और डिटेनिंग अ न्यूक्लियर वॉर। कि हमें कुछ स्ट्रैटेजीज बतानी है न्यूक्लियर वॉर को डिटेन करने के लिए। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स आर यूनिक बिकॉज ऑफ देयर मैसिव डिस्ट्रक्शन पावर। मैसिव डिस्ट्रक्शन पावर, इसमें कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स, इसमें कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स अपनी मैसिव डिस्ट्रक्टिव पावर के लिए। कंक्लूजन पे आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। लास्ट में मैं सिर्फ इतना कंक्लूड करूँगी कि जो नेगेटिव पीस है उसका मतलब होता है वॉर नहीं होती पर इनजस्टिस अभी भी है, और पॉजिटिव पीस का मतलब है कि वॉर भी नहीं है और जस्टिस भी है। यही डिफरेंस पीस को सुपरफिशियल लेवल से एक डीपर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन तक ले जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, डिस्क्राइब सम ऑफ द स्ट्रेटजीज फॉर ईदर फाइटिंग और डिटेनिंग अ न्यूक्लियर वॉर। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा न्यूक्लियर वेपन्स होता है वो अपनी एक मैसिव डिस्ट्रक्शन पावर के लिए जाना जाता है। जैसा कि हम जानते हैं जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, तब स्कॉलर्स ने रियलाइज़ किया था कि न्यूक्लियर वॉर एक नॉर्मल वॉर जैसी नहीं होती। ठीक है, तो क्या रियलाइज़ किया था उन्होंने कि जो हमारी न्यूक्लियर वॉर होती है वो हमारी नॉर्मल वॉर जैसी नहीं होती। इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स का मेन पर्पस वॉर लड़ना नहीं था, उसका मतलब था कि एनिमी को डेटर करना, यानी कि रोकना। ठीक है, जैसे हमारे जो बर्नल बर्डे थे उन्होंने 1946 में कहा कि thus far the chief purpose of a military establishment has been to win wars. From now on its chief purpose must be avoid them. इसका मतलब था कि अब तक मिलिट्री स्टैब्लिश का मेन पर्पस वॉर जीतना था, अब उसका मेन पर्पस फिर वॉर को प्रिवेंट करना होना चाहिए। इसलिए न्यूक्लियर स्ट्रेटजी का मेन फोकस होता है डेटरेंस, यानी
वॉर को होने से रोकना, लेकिन अगर डेटरेंस फेल हो जाए, अगर फेल हो जाता है डेटरेंस, तो क्या करना चाहिए? तो कुछ डॉक्ट्राइंस बनाई गई जो न्यूक्लियर वॉर को फाइट या लिमिट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर वॉर को। फिर है हमारा डिटरेंस स्ट्रैटेजीज, यानी कि प्रिवेंटिंग न्यूक्लियर वॉर। फर्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, MAD, कंसेप्ट डेवलपिंग ड्यूरिंग द वॉर। ये वाला कंसेप्ट हमारा वॉर के दौरान डेवलप हुआ था। इसमें क्या हुआ था? ये कंसेप्ट हमारे कौन सी वॉर के? कोल्ड वॉर के दौरान डेवलप हुआ था। इसके हिसाब से अगर एक कंट्री न्यूक्लियर अटैक करेगी तो दूसरी कंट्री भी इक्वल या उससे ज़्यादा पावर से रिटेलिएट करेगी उस पर। ठीक है, इसका रिजल्ट दोनों तरफ से अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन ही था। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, जो हमारे USSR वाला न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ 1960s के बाद हुआ था। फिर है हमारा सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसमें एक कंट्री अपने कुछ न्यूक्लियर वेपन्स जैसे कि सबमराइंस हो गए या मोबाइल लॉन्चर्स, ये डीप सिलोज में सेफ रखती थी, ताकि अगर कोई पहले अटैक में कुछ वेपन्स डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो फिर भी कंट्री क्या कर पाए? रिटेलिएट कर सके। ठीक है, ये डिटरेंस के क्रेडिबल बनाता है, क्योंकि कोई भी एनिमी ये सोच भी नहीं सकता कि वो बिना पनिशमेंट के बच जाएगा। इसलिए यहाँ पर हमने ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है। थर्ड है हमारा एक्सटेंडेड डिटरेंस, न्यूक्लियर अम्ब्रेला। इस स्ट्रैटेजी में जो न्यूक्लियर पावर अपने अलाइज को क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करती है। जैसे नाटो के न्यूक्लियर अम्ब्रेला में यूनाइटेड स्टेट ने यूरोप को अश्योरेंस दी कि अगर कोई भी उन पर अटैक करेगा तो US रिटेलिएशन करेगा। फोर्थ है हमारा डेलीगेटरी पॉलिसीज, नो फर्स्ट यूज़ सिक्योरिटी एश्योरेंस। इसका मतलब है कि कुछ कंट्री ओपनली डिक्लेयर करती है कि वो न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले यूज़ नहीं करेंगी। जैसे इंडिया की नो फर्स्ट यूज़ NFU पॉलिसी है। कुछ और नेशंस नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स को भी एश्योरेंस देती हैं कि अगर उन पर कोई न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, देती कि उन पर कोई भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। फिर है हमारा कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग। इसमें था कि थॉमस सैचलिंग ने बताया कि डिटरेंस सिर्फ कैपेबिलिटी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि क्लियर कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। इसलिए ठीक है, इसलिए जो हॉटलाइंस है या फिर समिट डिप्लोमेसी है और जो पब्लिक डिक्लेरेशन है यूज़ किए जाते हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है वॉशिंगटन मॉस्को हॉटलाइन, जो 1962 के क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बी पार्ट विच इज़ वॉर फाइटिंग डॉक्ट्राइंस इफ डिटरेंस फेल। अगर डिटरेंस फेल हो जाता है तो क्या होता है? फर्स्ट है हमारा काउंटर वैल्यू स्ट्रेटेजी। काउंटर वैल्यू स्ट्रेटेजी में, इस स्ट्रेटेजी में एनिमी की सिटीज़, इंडस्ट्रीज और पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है। इसका पर्पस होता है कि एनिमी को अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट देना और उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर देना। ये मॉरली काफ़ी ज़्यादा, हम अगर सोचें तो डेंजरस स्ट्रैटेजी है, लेकिन ये हमारे जो डिटरेंस है उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। नेक्स्ट इज़ काउंटर फोर्स स्ट्रैटेजी। इसमें एनिमी के न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, एनिमी के जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं और मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया जाता है। गोल इसका ये होता है कि उनकी जो रिटेलिएट करने की जो एबिलिटी है उसको कम कर देना, लिमिट कर देना। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा भी हुआ है। 1970s में यूएसए में डैमेज लिमिटेशन पर डिबेट हुई थी, लेकिन दिक्कत ये है कि इस स्ट्रैटेजी ने फर्स्ट स्ट्राइक करने का टेम्पटेशन बढ़ाता है ये इसको। ठीक है, जिससे वॉर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। फिर है हमारा लॉन्च ऑन वार्निंग या हाई अलर्ट पोस्टर। इस स्ट्रैटेजी में न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा रेडी रहते हैं ताकि जैसे ही इनकमिंग मिसाइल डिटेक्ट हो इमीडिएट रिटेलिएशन कर सकें वो। ठीक है, इसका एडवांटेज ये है कि फर्स्ट स्ट्राइक में वेपन्स लूज़ नहीं होते, मतलब खोते नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि जो फॉल्स आर्म्स की वजह से एक्सीडेंटल वॉर होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे दोनों चीज़ें मेंशन है। उसके बाद हमारा पीसफुल एंड कोऑपरेटिव स्ट्रेटजीज। फर्स्ट है हमारा आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट।
आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट, इसमें क्या है, ऐसी ट्रीटीज़ जैसे कि एनपीटी हो गई 1968 में, या एसएएलटी या एसटीआरटी स्टार्ट, एनसीटीबीटी बनाई गई ताकि न्यूक्लियर वेपन्स का नंबर कम हो और ट्रांसपेरेंसी उसमें बढ़ सके। फिर है हमारा डी अलर्टिंग एंड रिस्क रिडक्शन, इसमें न्यूक्लियर वेपन्स को लो अलर्ट लेवल पर रखने की बात होती है ताकि एक्सीडेंटल लॉन्च ना हो। क्राइसिस कम्युनिकेशन एंड सीबीएम्स, हॉटलाइंस, मिलिट्री टॉक्स और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स से मिसअंडरस्टैंडिंग और फियर कम होता है। ठीक है, फिर है हमारा नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिप्लोमेसी, नॉन प्रोलिफरेशन एंड डिप्लोमेसी, इसमें क्या है, इसका एम होता है कि नई कंट्रीज़ को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर करने से रोकना। एग्जांपल ईरान न्यूक्लियर डील 2015, जिसमें ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, लास्ट में आप यहाँ पे ये कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं अपना आंसर अच्छा बनाने के लिए कि न्यूक्लियर एज में स्ट्रैटेजी का मेन गोल वॉर जीतना नहीं होता, वॉर को प्रिवेंट करना होता है। डिटरेंस स्ट्रैटेजीज जैसे एमएडी हो गई, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर अम्ब्रेला एनिमीज़ के क्वेश्चंस करती है। और जो वॉर फाइटिंग डॉक्ट्राइन्स जैसे कि हमारी काउंटर वैल्यू और काउंटर फोर्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये डेंजरस और अनस्टेबल होती हैं। सबसे सेफ और पीसफुल पाथ है हमारा आर्म्स कंट्रोल, डिप्लोमेसी एंड कम्युनिकेशन, जो एक्सीडेंटल वॉर और मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस को काफ़ी ज़्यादा कम करती है। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि थॉमस ने ये कहा है कि मेंशन किया है कि न्यूक्लियर वेपन्स ज़्यादा यूज़फुल हैं एनिमी के माइंड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, ना कि बैटल फील्ड में यूज़ करने के लिए। इसलिए जो लॉन्ग टर्म पीस के लिए हमें डिटरेंस से आगे बढ़कर ट्रस्ट, कोऑपरेशन और एक्सटर्नल रिडक्शन पर फोकस करना चाहिए। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे, विच इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टाइप ऑफ वॉर। एनी टाइप ऑफ वॉर की बात की थी तो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर को मेंशन कर दिया क्योंकि मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इजी है और ये शॉर्ट भी हो सकता है और डिटेल में भी आ सकता है ये आंसर। तो न्यूक्लियर वॉर है क्या? न्यूक्लियर वॉर एक ऐसी आर्म कॉन्फ्लिक्ट होती है जिसमें कंट्रीज़ आपस में न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करती है। ये नॉर्मल या कन्वेंशनल वॉर से बिल्कुल अलग होती है क्योंकि एक न्यूक्लियर अटैक कुछ ही सेकंड में करोड़ लोगों की जान ले सकता है। ठीक है, और पूरे शहरों को मिटा भी सकता है। इसके अलावा रेडिएशन के इफ़ेक्ट से इन्वायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ तो ख़राब होती ही है, दोनों पर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता ही है। कई बार ये सालों तक या डिकेड्स तक भी इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट है हमारा इसमें एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन, जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स कुछ ही मिनट्स में सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेंशियल सर्विसेज सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं कुछ मिनट में। सेकेंड इज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट, रेडिएशन एक्सपोजर से लोगों में कैंसर, जेनेटिक प्रॉब्लम और इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन हो सकता है जो कई सालों तक उसमें रहता ही है। थर्ड इज़ डेटरेंस ओरिएंटेड, जैसे कि ज़्यादातर जो न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ एक्चुअली वॉर करने के लिए करते हैं बल्कि वॉर रोकने के लिए भी होता है। मतलब ये है कि ज़्यादातर जो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ हम एक्चुअली वॉर करने के लिए नहीं बल्कि वॉर रोकने के लिए करते हैं। ऐसी स्ट्रैटेजीज जैसे कि हमने अभी पढ़ा MAD, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, या फिर हमने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, और न्यूक्लियर अम्ब्रेला कंट्रीज़ को क्या करती हैं, वॉर शुरू करने से रोकता है। फिर है हमारा लिमिटेड वर्सेस फुल स्केल न्यूक्लियर। लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर में अटैक सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स पर होता है, जैसे एनिमी के मिसाइल्स, बेसिस या आर्सेनल्स पर। ठीक है, लेकिन फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर में सिटीज़ और मिलिट्री बेसिस दोनों पर अटैक होता है, जैसे ग्लोबल लेवल पर, और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कोल्ड वॉर जब हमारा हुआ था 1945 से 1990 तक, USA और USSR दोनों पर ह्यूज न्यूक्लियर आर्सेनल्स थे। ठीक है, लेकिन दोनों ने कभी डायरेक्टली वॉर नहीं किया, फिर भी न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट उनके रिलेशंस और वर्ल्ड पॉलिटिक्स को काफ़ी ज़्यादा डीपली इन्फ्लुएंस करता रहा, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, और जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था 1962 में, वो भी हमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इस सिचुएशन का, जब वर्ल्ड एकदम न्यूक्लियर वॉर के एज पर आ गया था। इस
इंसिडेंट ने हमें डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस समझाई थी कि क्राइसिस को डायलॉग से भी सॉल्व किया जा सकता है। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो लास्ट में कि जो न्यूक्लियर वॉर है वो मॉडर्न टाइम्स की सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट फॉर्म है। इसलिए आज के टाइम में कंट्रीज डेटरेंस या फिर आर्म कंट्रोल ट्रीटीज़ जैसे NPT हो गया, START और डिप्लोमेसी पर फोकस करते हैं ताकि वर्ल्ड में पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, इसका अल्टीमेट गोल यही है कि जो न्यूक्लियर वॉर जैसे कि जो हमारी है कैटास्ट्रोफिक, ठीक है, इसका अल्टीमेट गोल यही है कि न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन को कम करना या वो सिचुएशन दोबारा ना आए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार जाके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल पाए। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे कि डिस्कस एनी वन मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ऑल्सो मेंशन अदर मेथड्स ब्रीफली। इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन को इसमें मर्ज किया है ताकि एक साथ ही हम दोनों आंसर्स को प्रिपेयर कर लें। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट्स या फिर डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व कराना। ठीक है, पीसफुली सॉल्व कराना बिना किसी वॉयलेंस के। इसका मेन एम होता है हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को रिस्टोर करना। हर कॉन्फ्लिक्ट का नेचर और इंटेंसिटी अलग होती है, इसलिए उसके हिसाब से अलग अलग मेथड हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वही हमें मेथड यहाँ पे बताने हैं, डिस्क्राइब, मेंशन भी करने हैं। तो मेथड्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड है। फर्स्ट है हमारा नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में जिसमें पार्टीज डायरेक्टली बैठकर बात करती है और म्यूचुअल सॉल्यूशन निकालती है, मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालती है। मीडिएशन का इसमें एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी हेल्प करती है ताकि दोनों साइड्स एक सॉल्यूशन पर पहुंच सके। आर्बिट्रेशन में होता है कि एक न्यूट्रल पर्सन दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट सुनता है और एक बाइंडिंग डिसीजन उनको देता है। कॉन्सिलेशन ये मेथड हॉस्टिलिटी कम करने और ट्रस्ट रिबिल्ड करने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। इसका काम ही ये है कि वो एक बाकी जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट वाली जो पार्टीज़ हैं, जो लड़ रही हैं पार्टीज़, उनके बीच में ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड कराना। फिर है पीसफुल प्रोटेस्ट एंड डायलॉग। ये ज़्यादातर सोशल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज़ होता है क्योंकि जहाँ पर लोग पीसफुली अपनी कंसर्न रेज करते हैं और नेगोशिएशन के ज़रिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करें तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो हम कॉमन और वाइडली यूज्ड मेथड है वो है हमारा नेगोशिएशन। अब आते हैं हम अपने नेगोशिएशन पे। नेगोशिएशन का मतलब जैसे कि मैंने बताया, नेगोशिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज आपस में मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं और बिना फोर्स के म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। की फीचर्स की अगर हम इसमें बात करें, फर्स्ट है हमारा वॉलंटरी। दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं इसमें। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन बेस्ड। ये प्रोसेस डायलॉग और आइडियाज़ के एक्सचेंज पर डिपेंड करता है। थर्ड है हमारा म्यूचुअल बेनिफिट्स। म्यूचुअल बेनिफिट्स इसका गोल होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दोनों साइड से सेटिस्फेक्शन हो, दोनों पार्टीज़ को सेटिस्फेक्शन हो। फिर है हमारा नॉन वायलेंट। इसमें वायलेंस या फोर्स का यूज़ नहीं होता। अगर हम इसमें स्टेप्स की बात करें नेगोशिएशन की, सबसे पहले है आइडेंटिफाई द कॉन्फ्लिक्ट। पहले कॉन्फ्लिक्ट के कोज और नेचर को समझा जाता है। फिर प्रिपेयर, समझने के बाद क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। पार्टीज इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और अपने इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करती हैं और स्ट्रेटजीज बनाती हैं। सेकंड स्टेप में फिर है डिस्कस। अब दोनों पार्टीज दोनों साइड से अपने पर्सपेक्टिव शेयर करती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करती हैं। फिर है हमारा पर्पस सॉल्यूशन। पर्पस सॉल्यूशन में कॉम्प्रोमाइजेस और अल्टरनेटिव सजेस्ट किए जाते हैं कि अगर कॉम्प्रोमाइज़ कौन कर सकता है, क्या क्या चीज़ें पे, किस किस चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है या फिर नहीं हो सकता तो क्या और कोई सोल्यूशन मिल सकता है, सजेस्ट किए जाते हैं। इसमें अल्टरनेटिव सजेशंस दिए जाते हैं। फिर है हमारा रीच एग्रीमेंट। अंत में लास्ट में क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन डिसाइड होता है जो दोनों पार्टीज़ को क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर इशू पर पीस टॉक्स की बात करें, जहां लीडर्स नेगोशिएशन के थ्रू क्या करते हैं, टेंशन कम करने की कोशिश करते हैं। अगर वर्क प्लेस की बात करें तो ऑफिस में जब एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्प्यूट होता है तो
मैनेजर्स उनके बीच नेगोशिएशन करके दोनों की एक्सेप्टेबल सोल्यूशन निकालते। कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि नेगोशिएशन एक इफेक्टिव और पीसफुल मेथड है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, और मीडिएशन, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन जैसे मेथड्स भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो नेगोशिएशन है वो सबसे ज़्यादा प्रेफर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रेफर होता है क्योंकि ये डायलॉग, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन को क्या करता है, प्रमोट करता है बिना किसी वॉयलेंस का यूज़ करे। इसके बाद आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ एनोमरेट एंड डिस्क्राइब द की एलिमेंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग्स। enumerate and describe the key elements of confidence building। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स या फिर हम बोल सकते हैं CBMs वो एक्शंस है जो स्टेट या कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज अडॉप्ट करते हैं ताकि क्या ना हो, टेंशंस रिड्यूस हो सके, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो सके और म्यूचुअल ट्रस्ट को क्या करें, वो प्रमोट करें, म्यूचुअल ट्रस्ट को प्रमोट करें। CBMs का रोल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, पीस मेंटेन करने के लिए, मेंटेनिंग पीस, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फोस्टरिंग कोऑपरेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। इंटरनेशनल रिलेशंस में डिस्प्यूट्स मैनेज करने और कॉन्फ्लिक्ट्स का एस्केलेशन को प्रमोट करने के लिए ये वाइडली यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर है हमारा फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। ये है इसके की एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स हैं इसके। ट्रांसपेरेंसी इसका मतलब है कि अपनी मिलिट्री इंफॉर्मेशन, डिफेंस प्लान्स और पॉलिसी शेयर करना। फिर है इसे सरप्राइजेस अटैक्स का फेयर और सस्पेशंस कम होता है। एग्जांपल, जो हमारी कंट्रीज अपने मिलिट्री एक्सरसाइज के एडवांस नोटिस नेबर्स को क्या देते हैं, नेबर्स को देते हैं। अगर हम इसमें स्कॉलर्स व्यू की बात करें तो जो जॉन गार्नेट कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इन डिफेंस पॉलिसीज इज एसेंशियल फॉर ट्रस्ट बिल्डिंग एंड स्टेबिलिटी। ये आप ऐड करोगे इसमें स्कॉलर्स भी तो आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा और आपको मार्क्स भी काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, स्टैब्लिशिंग डायलॉग चैनल्स, हॉटलाइंस एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स। ये क्या करते हैं, डायलॉग चैनल्स, हॉटलाइंस और डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जल्दी क्लैरिफाई करता है और एस्केलेशन अवॉइड कराता है। ठीक है, कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की जो हॉटलाइन रहती है हमेशा मिलिट्री कमांडर्स के बीच में क्राइसिस के टाइम पे। ठीक है, ओपन कम्युनिकेशन इंश्योर अर्ली वार्निंग्स और इफेक्टिव क्राइसिस मैनेजमेंट। फिर थर्ड है हमारा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम बोल सकते हैं एग्रीमेंट्स और कमिटमेंट्स का मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन, इंश्योरिंग दैट एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स आर मॉनिटर्ड एंड फॉलोड। ये इंश्योर कराता है कि जो हमारे एग्रीमेंट्स और कमिटमेंट्स है वो फॉलो हो रहे हैं, उसका ये ख्याल रखता है। ये दोनों पार्टीज़ के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्ड कराता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो आर्म कंट्रोल ट्रीटीज़ में इंस्पेक्शन मैकेनिज्म होती हैं ताकि क्या हो, कंप्लायंस वेरीफाई हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आर्म कंट्रोल ट्रीटीज़ में इंस्पेक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं ताकि जो कंप्लायंस हो वेरीफाई हो सके। स्कॉलर व्यू आप इसमें भी ऐड कर सकते हो अपने आंसर को ठीक बनाने के लिए, कि जो कार्ल डच हैं वो कहते हैं कि वेरिफिकेशन क्या है हमारी, वेरिफिकेशन इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रस्ट। वेरिफिकेशन इंटरनेशनल ट्रस्ट बनाए रखने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा की कंपोनेंट है। फिर आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, म्यूचुअल रिस्ट्रेंट। इसका मतलब है कि मिलिट्री एक्टिविटीज़ को बॉर्डर्स या सेंसिटिव एरियाज़ के पास तक लिमिट करना, वहीं तक सीमित रखना। ये गुडविल और कोऑपरेटिव इंटेंट दिखाता है और टेंशंस को क्या करता है, रिड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान एग्रीमेंट टू लिमिट ट्रूप डिप्लॉयमेंट नियर द LOC। एग्जाम्पल, एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टू लिमिट ट्रूप डिप्लॉयमेंट नियर LOC। Then we have cooperation. Joint efforts in non-military areas like trade, environment, education and disaster management। ये क्या है, जो नॉन मिलिट्री एरियाज में क्या होते हैं, जॉइंट एफर्ट होते हैं, जैसे कि ट्रेड हो गया, हमारा एनवायरनमेंट हो गया, एजुकेशन या डिजास्टर को मैनेज करना।
डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे जो इंटरडिपेंडेंस और पॉजिटिव रिलेशंस बिल्ड होते हैं। एग्जांपल इंडो पाकिस्तान जॉइंट रिवर मैनेजमेंट एग्रीमेंट या फिर जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इनिशिएटिव्स हमारे होते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो हमारे इंटरडिपेंडेंस तो होते ही हैं लेकिन हमारा एक पॉजिटिव रिलेशन भी आपस में बिल्डअप होता है। देन वी हैव फॉर्मल एग्रीमेंट्स। फॉर्मल एग्रीमेंट्स ट्रीटीज, प्रोटोकॉल्स या फिर जो रिटर्न एग्रीमेंट्स साइन करना टू किससे, इंस्टीट्यूशनल CBM से। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू पीस और ट्रस्ट को क्या करता है, इंश्योर कराता है लॉन्ग टर्म को। एग्जाम्पल इंडो पाक CBMs इन 1990s, एडवांस नोटिफिकेशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज या बॉर्डर मीटिंग्स या फिर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म क्या होती है इसमें इंक्लूडेड होती है। लास्ट में आप अपना कंक्लूजन ऐड कर सकते हो अपने आंसर को ख़त्म करने के लिए कि जो की एलिमेंट्स क्या हैं हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के, वो है ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन, वेरिफिकेशन, म्यूचुअल रिस्ट्रेंट, कोऑपरेशन और फॉर्मल एग्रीमेंट। ये एलिमेंट क्या होते हैं, मिसट्रस्ट को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट से प्रिवेंट कराते हैं और लॉन्ग टर्म पीस प्रमोट करते हैं। CBM स्टेट को डायलॉग मेंटेन कराने में, अकाउंटेबिलिटी फोस्टर कराने में हेल्प करते हैं और इसी वजह से क्या होता है, जो हमारी इंटरनेशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कॉर्नरस्टोन होते हैं ये। अगर आपको एक एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और प्राइम प्रेप को सब्सक्राइब करें। इग्नो के और भी PYQ एक्सप्लेनेशन और ईजी स्टडी मटेरियल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।